हेलो एवरीवन, मैं इंद्रजीत स्वागत करता हूं आपका आर्यन एजुकेयर के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, आज का हमारा चैप्टर है संवैधानिक विकास। इससे पहले वाली क्लास में हमने संवैधानिक विकास के पार्ट 1 का अध्ययन किया था, जिसमें कंपनी का शासन था 1773 से 1853 तक। जो भी एक्ट पारित किए गए थे उनका हमने अध्ययन किया था। आज हम 1858 से लेकर के 1947 तक जो भी अधिनियम पारित किए गए ब्रिटिश संसद के द्वारा उनका अध्ययन करेंगे। साथियों, 1773 से लेकर के जो 1853 तक जो एक्ट पारित किए गए वो कंपनी के अधीन, तब तक कंपनी के अधीन शासन था। लेकिन 1858 से और 1947 तक जो शासन था वो डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के अधीन था, अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। और 1858 से कंटिन्यू 47 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही शासन चलता रहा। तो देखिए, अध्ययन करते हैं हम आज उसका। साथियों, सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो वो एक इतना व्यापक विद्रोह था कि अंग्रेज हारते हारते अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेज सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको ये आभास हो गया था कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग अपेक्षित है। तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। देखिए फिर क्या होता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहला क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और इसको किस आधार पर समाप्त कर दिया गया, इसको यह कहकर समाप्त कर दिया गया कि भाई तुम अच्छी तरह से शासन नहीं चला पा रहे हो, इस कारण इसको समाप्त कर दिया गया। इस कारण इस एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहला परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई। इस कारण इसे गुड गवर्नेंस एक्ट यानी भारतीयों के लिए कुछ सुधार किए गए, तो इस वजह से इसे गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है। इसमें दूसरा सुधार, महत्वपूर्ण सुधार क्या किया गया, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी या सम्राट के अधीन चला गया। और उस समय जो ब्रिटिश महारानी थी वो थी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। अर्थात भारत का जो शासन है वो अब डायरेक्ट जो ब्रिटिश का जो शासक था, ब्रिटिश की जो शासिका थी महारानी विक्टोरिया, वो देखेगी। महारानी विक्टोरिया, और उसको भारत का सम्राट कहा गया। उसको क्या कहा गया? भारत का सम्राट। दूसरा परिवर्तन ये हुआ। तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वायसराय का नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया। और इस प्रकार प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, भारत का प्रथम वायसराय, भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। फिर अब इसके अलावा और क्या संशोधन किया गया, जो 1784 में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करके 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स स्थापित किया गया और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दोनों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति। इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 1784 में द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया, दोनों को समाप्त करके। इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली समाप्त, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। यहां तक क्लियर। इसके बाद में क्या किया गया? ब्रिटिश अर्थात जो ब्रिटेन था वहां पर भारत सचिव का पद सृजित किया गया। क्या? भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और सारी शक्तियां इसमें निहित कर दी, प्रशासनिक नियंत्रण इसके अंतर्गत निहित कर दिया गया। भारत सचिव का पद ब्रिटेन में था और ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा कि भारत सचिव था तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था या नहीं, तो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 1858 के शासन अधिनियम के तहत भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसको सलाह देने के लिए, सचिव को सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की 15 सदस्यीय क्या किया गया? कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई। भारतीय परिषद की स्थापना की गई। सलाहकारी परिषद के रूप में भारतीय परिषद की स्थापना की गई, 15 सदस्यीय। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना था। कहा गया है शुरुआत में गुड गवर्नेंस एक्ट। इस प्रकार 1858 का शासन अधिनियम क्लियर हो गया। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई, गुड, और भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यह शुरुआत कब हुई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में शुरू हुई थी द्वैध शासन प्रणाली, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। फिर क्या किया गया? भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और इस भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। यहां तक ये 1858 का क्लियर हुआ। अब जस्ट इसके 3 साल बाद में दूसरा अधिनियम आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए उसकी क्या विशेषताएं हैं। 1858 का क्लियर हुआ। अब 1858 के जस्ट 3 साल बाद दूसरा अधिनियम आता है, उसे कहते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया? प्रथम बार भारतीय प्रतिनिधियों की कानून बनाने की शुरुआत में शामिल किया गया। अर्थात क्या किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रथम बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्य के रूप में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम प्रथम बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। क्या किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया गैर सरकारी सदस्य के रूप में। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? जो बनारस के राजा
पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे, उनको विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। किसको? 1862 में। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया गया? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इनकी नियुक्ति कहाँ की गई? इनकी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में। अब देखिए इसका दूसरा, इसके तहत इस अधिनियम के तहत ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत की गई। ऑर्डिनेंस सिस्टम जानते हो? ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी अध्यादेश प्रणाली की शुरुआत की गई। ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी अध्यादेश प्रणाली की शुरुआत की गई। अर्थात जो गवर्नर जनरल अथवा वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई। वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता था। जिस प्रकार हमारे वर्तमान में चल रहा है, संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई अधिनियम या कानून बना सकता है। राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 1861 के भारत शासन परिषद अधिनियम के तहत सबसे पहले ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी अध्यादेश प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कौन सी अधिनियम के तहत हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली अर्थात विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। कौन सी प्रणाली की शुरुआत हुई? विभागीय प्रणाली। देखिए विभागीय प्रणाली क्या होती है? जैसे देख लीजिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वहां पर क्या जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको अलग अलग विभाग का मुखिया बनाया गया है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनका विभाग का वो अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो वायसराय की परिषद होती थी उनके सदस्यों को इस प्रकार अलग अलग विभागों का अध्यक्ष बना दिया गया, अलग अलग विभागों का प्रभार दे दिया गया। इस प्रकार विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत हुई। अब देखिए दूसरा, इसके तहत एक मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। क्या किसकी शुरुआत की गई? विकेंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हो? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीयकरण की शुरुआत की गई थी, जो कि मद्रास और मुंबई थी उनको बंगाल के शासन के अधीन, बंगाल के गवर्नर के अधीन करके, फिर 1833 में संपूर्ण भारत का एक बना करके संपूर्ण रूप से उसके अधीन कर दिया गया। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई और जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां थी उनको उनकी विधायी शक्तियां वापस दी गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को, मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियां वापस दी गई। विधायी शक्तियां वापस दे दी गई। क्या किया गया? 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई? केंद्रीकरण की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, तो उसको 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत बदल दिया गया और
विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत और 1861 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और फिर इसमें अगला संशोधन क्या किया गया, अगला इसमें क्या नियम पारित किया गया, इसमें यह एक्ट पारित किया गया कि वायसराय को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और पंजाब में विधान परिषद गठन की शक्ति दे दी गई। विधान परिषद शक्ति दे दी गई अर्थात राज्यों में विधानसभा के गठन की मंजूरी मिल गई। राज्यों में अगला क्या है, राज्यों में विधान परिषद की मंजूरी दी गई। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना हमने देखा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत केंद्र में विधान परिषद स्थापित की गई, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई। कहां कहां पर की गई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल और पंजाब में। इस प्रकार प्रांतीय विधानसभाओं का गठन हुआ। प्रांतीय विधान परिषदों का गठन 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। यहाँ तक क्लियर। 1858 का देखा आपने, 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखा, भारतीयों को कानून प्रक्रिया में प्रथम बार सम्मिलित किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को किसमें मनोनीत किया गया, विधान परिषद में मनोनीत किया। फिर यहाँ पर ऑर्डिनेंस सिस्टम शुरू होता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है जिसे विभागीय प्रणाली कहा गया है। इसकी 1959 में कैनिंग ने इस पर विचार किया था, कैनिंग ने प्रस्ताव दिया था। फिर इसके बाद में क्या होता है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। मद्रास और जो बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ थी उनको उनके विधायी अधिकार वापस प्रदान कर दिए जाते हैं और राज्यों में विधान परिषद की, प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है। इस प्रकार ये था हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके बाद हम चलते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। ये 1892 के भारत शासन अधिनियम में एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता रहा है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। देखिए 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की जाती है 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो व्यवस्थापिका के सदस्य थे उनको विचार विमर्श और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन मत डालने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बार एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत, 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। और जो व्यवस्थापिका के सदस्य थे उनको क्या किया गया, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिका के सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श करने का, बजट पर विचार विमर्श, लेकिन केवल विचार विमर्श करते थे, प्रश्न पूछते थे, लेकिन वहां उसके मत नहीं दे सकते थे, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते थे। संशोधन की शक्ति इनको
नहीं दी गई। और प्रांतीय विधान परिषदों और केंद्रीय विधान परिषदों, प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय केंद्रीय विधान परिषद सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। सदस्यों की संख्या में वृद्धि कौन से अधिनियम के तहत? 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कौन से अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, तो उसका उत्तर होगा 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अब देखिए इसके बाद चलते हैं हम 1919 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद कौन सा आता है? 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा गया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है परीक्षाओं में कि मार्ले 1909 का भारत शासन अधिनियम था, उस समय मार्ले वायसराय था या भारत सचिव था। तो साथियों इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, एक ऐसा अधिनियम हो रहेगा 1919 का जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले उस समय भारत का राज्य सचिव था। क्या था? भारत का राज्य सचिव। और जो मिंटो था भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल एंड वायसराय था। तो इसको याद रखने का देखिए सीधा सा तरीका है 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो देखिए इसका एक लॉजिक बताता हूं मैं, 1919 में भी आएगा, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया है। इसमें देखिए मार्ले मिंटो, आपको यहां पर गौर करना है। मार्ले मिंटो, जो शब्द पहले है वो भारत का राज्य सचिव है और जो बाद में है वो भारत का वायसराय है। तो 1919 में भी क्या हो गया? मॉन्टेग्यू तो हो गया भारत का राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड हो गया वायसराय। 1909 में मार्ले हो गया भारत का राज्य सचिव और जो मिंटो था वो हो गया भारत का वायसराय। अर्थात इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि इस लाइन में जो पहले वाला शब्द है, पहले वाला नाम है वो भारत का राज्य सचिव है और बाद वाला है वो भारत का वायसराय है। तो देखिए इस अधिनियम के तहत क्या किया गया। इस अधिनियम के तहत सबसे, ये देखिए 1909, 1919 और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एग्जाम्स के अंदर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब देखिए 1909 क्या किया गया? सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। क्या किया गया? सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की गई। अर्थात ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र वो होता है अगर मान लीजिए उस एरिया में, उस क्षेत्र में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, लेकिन वहां से यदि कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाता है तो उसको केवल वहां मुस्लिम मतदाता ही वोट दे पाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किया गया। क्या किया गया? सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किया गया। अब आगे देखिए, अब इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न आता रहा है मेरे दोस्तों एग्जामों में, थोड़ा ध्यान दे करके आप इसको पढ़ना।
सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि लॉर्ड मिंटो उस समय क्या था, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। और इसमें क्या कहा गया, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में भी वृद्धि की गई। क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में, विधान परिषद के आकार में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय और विधान परिषद के आकार में वृद्धि कर दी गई, आकार में वृद्धि की गई। देखिए 1909 का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो था उस समय भारत का वायसराय था। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की गई। इस कारण सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। और क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। और देखिए साथियों, ये देखिए, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और इसमें क्या किया गया, जो प्रांतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य थे, क्या किया गया, प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको मत देने का अधिकार, बहुमत की अनुमति में मत देने का, अर्थात बहुमत साबित करने के लिए निर्णायक मत अर्थात मत प्रदान करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी गई। क्या किया गया, बहुमत की अनुमति दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में नहीं, प्रांतीय विधान परिषद में ये अनुमति दी गई इस अधिनियम के तहत। ये हो गया। अगला और भी महत्वपूर्ण है, इस अधिनियम के तहत जो भारत का वायसराय था उसकी कार्यपालिका में प्रथम भारतीय की नियुक्ति की गई। और ऐसे भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको विधि सदस्य बनाया गया। क्या किया गया, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम बार किसी भारतीय की नियुक्ति की गई। प्रथम बार किसी भारतीय की नियुक्ति की गई। कौन से अधिनियम के तहत, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत वायसराय की व्यवस्थापिका कार्यपालिका परिषद में प्रथम बार किसी भारतीय को नियुक्त किया गया। और उसे ऐसे नियुक्त होने वाले सदस्य कौन थे, ऐसे नियुक्त होने वाले सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किसके रूप में नियुक्त किया गया, विधि सदस्य बनाया गया। कौन थे, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको क्या बनाया गया, इनको विधि सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया,
विधि सदस्य। परीक्षाओं में प्रश्न आता रहा है मेरे दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से याद कर ले। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय की नियुक्ति कौन से अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत की गई। और ऐसा सदस्य कौन था, ऐसा भारतीय कौन था? तो ऐसा भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको क्या बनाया गया? जिसको विधि सचिव बनाया गया। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की घोषणा की गई। इस प्रकार लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। फिर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। फिर क्या किया गया? प्रांतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दे दी गई। उसके बाद में क्या आता है? वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम बार किसी भारतीय को नियुक्त किया गया, और ऐसे भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्त हुए और उनको विधि सदस्य बनाया गया। ये था हमारे 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद हम चलते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद हम चलते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। कहाँ पर आते हैं हम इसके बाद? 1919 के भारत शासन अधिनियम पर। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? मैंने पहले भी बताया था, पहले वाला जो नाम है वो होगा भारत का राज्य सचिव, बाद वाला नाम है वो होगा भारत का वायसराय। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव पद पर आसीन थे, और जो चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो क्या थे? भारत के वायसराय थे। देखिए अब इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में क्या लागू किया गया? द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। कैसे? प्रांतों के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में विभाजित कर दिया गया। प्रांतों में जो विषय थे आरक्षित, उनको आरक्षित और हस्तांतरित, अर्थात जो कि वहाँ के शासन के प्रशासन के जो विषय थे, आरक्षित में जो महत्वपूर्ण थे सैन्य वगैरह के, उनको आरक्षित में रखा गया, और शिक्षा चिकित्सा वगैरह जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे उनको हस्तांतरित में रखा गया। आरक्षित पर कानून कौन बनाता था? नियंत्रण कौन रखता था? वायसराय। किसके माध्यम से? सीधे कार्यपालिका के मंत्रिमंडल के माध्यम से या अपने कार्यपालिका के माध्यम से इस पर आरक्षित विषयों पर उसका नियंत्रण होता था। हस्तांतरित विषयों पर भी वायसराय का ही नियंत्रण होता था। लेकिन ये प्रांतीय जो मंत्रिमंडल थी उसके द्वारा प्रांतीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस पर नियंत्रण होता था। मंत्रिमंडल के द्वारा इस पर शासन करता था या इस पर नियंत्रण होता था। यह हो गया प्रांतों में द्वैध शासन। देखिए सबसे पहले द्वैध शासन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। अब इसके आगे देखिए, जो सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र थे,
सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को और ज़्यादा विस्तारित कर दिया गया। निर्वाचक क्षेत्रों को विस्तारित कर दिया गया, उनका विस्तार कर दिया गया। कैसे? पहले तो 1990 में क्या किया जाता है, मुस्लिमों के लिए पृथक से निर्वाचक क्षेत्र बनाए जाते हैं, निर्वाचक क्षेत्रों की घोषणा की जाती है। इसमें क्या किया गया, ईसाइयों, मुस्लिमों के लिए तो था ही था, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, और आंग्ल भारतीयों के लिए भी क्या कर दिया जाता है, पृथक निर्वाचन की घोषणा की जाती है। पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो सांप्रदायिक रूप से जो चुनाव की शुरुआत हुई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत हुई थी, उनका और विस्तार कर दिया गया, उनको और बढ़ा दिया गया। अब इसमें आगे देख लीजिए इसमें और क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत जो 1919 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग, इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। लोक सेवा आयोग के गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया कि एक लोक सेवा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, जो इसके कई सालों बाद में 1926 में गठित किया गया। कब गठित किया गया, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, 1926 में की गई। और इस विवाद में क्या किया गया, सीमित लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सीमित लोगों को मताधिकार, सीमित लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। किसके आधार पर, संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर। यहाँ पर आप महिलाएं लीजिए, सीमित महिलाओं, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो सीमित महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। किसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर, या फिर इनके पास अधिक संपत्ति होती थी, कर भरते थे, टैक्स भरते थे, वो लोग यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। और इसमें क्या किया गया, एक राज्य बजट को केंद्रीय बजट से पृथक किया गया। कौन से अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राज्य बजट को केंद्रीय बजट से पृथक कब किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको अलग किया गया। फिर इसमें एक और आता है, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग ये होता है कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसकी समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जो 10 वर्ष बाद में आया और 10 वर्ष बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा करेगा। लेकिन वो क्या करता है, 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में आपने देखा होगा साइमन कमीशन आता है। नवंबर 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन, ये इसकी समीक्षा के लिए आता है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन, अर्थात जो तय समय था उसके 2 साल पहले ही आता है, और ये यहाँ पर इसकी समीक्षा प्रस्तुत करता है। साइमन कमीशन के जो प्रस्ताव थे 1930 में, ये अपना प्रस्ताव पेश करता है साइमन कमीशन, और इसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए 3 गोलमेज, उन पर विचार विमर्श करने के लिए
3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किस वजह से किया जाता है? जो साइमन कमीशन था उनके प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ये हमारा था भारत शासन अधिनियम। इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के शासन प्रारंभ किया गया। सीमित लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। और इसमें एक और वायसराय की जो कार्य परिषद थी, वायसराय की जो कार्य परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे। वायसराय की कार्य परिषद के 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। 3 सदस्यों का क्या? भारतीय होना अनिवार्य। अर्थात वायसराय परिषद की जो सदस्य संख्या थी उनमें 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। और इसमें क्या किया? भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। भारतीय विधान परिषद केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1919 के शासन अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ या शुभारंभ हुआ। कौन सी अधिनियम? द्विसदनीय व्यवस्था का शुभारंभ 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। कौन कौन सी? एक तो राज्य परिषद और एक हुई विधान परिषद। राज्य परिषद और विधान परिषद। इस प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कौन से अधिनियम के तहत हुआ? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस प्रकार ये हमारे कुछ सुधार थे 1919 अधिनियम के। कुछ यहाँ पर बताए गए जो तथ्य थे वो हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भारत के संविधान पर उसका सर्वाधिक प्रभाव है। भारत का संविधान अधिकतर वहीं से ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान के जो नियम कानून थे वो 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम था उससे लिए गए हैं। उसमें देखिए क्या किया गया। भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया? सबसे पहले तो देखिए ये भारत को क्या किया गया? पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में 1935 का भारत शासन अधिनियम था। भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। देखिए भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम जिसमें 310 धाराएं, ये बहुत विस्तृत था। 310 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। क्या थी? 310 धाराएं और 10 अनुसूचियां इसमें थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में। इसमें क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई। ये मान लो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था ये बहुत विस्तृत था। 310 इसमें धाराएं थी, 10 इसमें अनुसूचियां थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का इसके अंतर्गत शुभारंभ किया गया। इसके तहत क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई।
इसके तहत क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ, देशी रियासतों और राज्यों को मिला करके अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की जाती है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतों में समाप्त कर दिया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, उसको 1935 में समाप्त किया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया जाता है। कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया जाता है। और क्या किया जाता है, जो 11 राज्य थे, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत असम। कहाँ पर, बंगाल, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम और मद्रास। बंगाल, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम और मद्रास में, इनमें क्या किया जाता है, द्विसदनीय अर्थात विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना इसके अंतर्गत की जाती है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, देखो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। 1926 में क्या किया गया, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब इसमें क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत भारतीय मुद्रा एवं शाख को नियंत्रण करने के लिए, भारतीय मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए, भारतीय मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए, शाख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, आरबीआई की स्थापना की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की जाती है, इसकी स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की जाती है, अप्रैल 1935 में। फिर आगे देखिए, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय कहाँ पर स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की जाती है, दिल्ली में की जाती है। हमने देखा 1774 में कलकत्ता में, 1774 में कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की जाती है 1937 में। कब की जाती है, 1937 में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस प्रकार 1935 के भारत शासन अधिनियम में हमने देखा प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया जाता है। 11 राज्यों की जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है। और एक अधिनियम क्या था, जो वायसराय की जो कार्य परिषद थी, वायसराय की जो भारत सचिव को सलाह देने के लिए, भारत सचिव को सलाह देने के लिए जो परिषद बनाई गई थी, भारतीय परिषद सलाहकारी परिषद थी, उसका समाप्त कर दिया जाता है। सलाहकारी परिषद को समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें 15 सदस्य थे। 1858 के अधिनियम के तहत बनाई गई थी
परिषद को समाप्त कर दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। इस प्रकार ये हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम हुआ। अब इसके बाद में हाँ, इसमें क्या हुआ, इसमें जो निर्वाचक की जो पृथक प्रणाली थी, जो चुनाव प्रणाली थी, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। कैसे? देखो, दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी उसके 1909 के अधिनियम के तहत उसको और बढ़ा करके विस्तृत कर दिया जाता है। उसको और बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है? विस्तृत कर दिया जाता है। इस प्रकार ये था हमारा 1935 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम चलते हैं 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम हमने देखा। अब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्या नाम दिया गया? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अर्थात इस अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत को उसकी सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, अर्थात उस पर से ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 क्या है? 30 जून 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीयों को उनकी सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की 30 जून 1947 को भारतीयों को उनकी सत्ता हस्तांतरित। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? विरोध किया इसका। मुस्लिम लीग का विरोध होता है। फिर क्या होता है? 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है। माउंटबेटन योजना में क्या था? माउंटबेटन योजना में भारत को 2 डोमिनियमों में अर्थात 2 राष्ट्रों में विभाजित करने की प्रक्रिया थी। अर्थात भारत 2 डोमिनियमों में विभक्त कर दिया जाएगा, पाकिस्तान और भारत के रूप में। पाकिस्तान और भारत के रूप में। इसको मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार 15 अगस्त इस प्रकार क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और इस अधिनियम के तहत यह भी घोषणा की गई थी कि जो भारतीय रियासतें हैं उनको अपना अधिकार था, वो या तो भारतीय संघ में शामिल हो सकती है, पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकती है या अपना स्वतंत्र भी रह सकती है। इस प्रकार ये 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत देखिए और क्या क्या इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की विशेषता जो भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था, वायसराय पद की समाप्ति कर दी गई। वायसराय पद की समाप्ति, वायसराय पद की समाप्ति कर दी गई।
और उसके अलावा जो भारत का सम्राट था, इंग्लैंड के क्राउन, ब्रिटेन के जो क्राउन था, ब्रिटेन का ताज था, और उसको जो भारत का सम्राट जो उपाधि थी, भारत का सम्राट की उपाधि समाप्त की गई, उपाधि समाप्त की गई। और भारत के लिए एक गवर्नर जनरल, क्या है, गवर्नर जनरल बनाया गया। जब तक कि वो अपना संविधान पूरी तरह से शासन नहीं चला ले, उसके लिए क्या किया गया, भारत में एक गवर्नर जनरल बनाया गया। तो वो गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम स्वतंत्रता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ये गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई थी, उसकी जो सरकार थी, उसको भारत की संसद के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 1946 में बनी संविधान सभा, 1946 में बनी संविधान सभा को क्या कर दिया गया, संविधान सभा को संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार दोस्तों यह हमारे भारतीय संविधान का विकास होता है 1773 से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। इसको मैंने 2 पार्टों में पढ़ाया गया और इसमें मैंने बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि आपके हो सकता है प्रथम बार में कन्फ्यूजन रह जाए, तो आप जब भी इसको वीडियो को 1-2 बार देखें और फिर भी यदि कभी भूले तो एक बार वीडियो को देख ले, जिससे कि सारी चीज़ें आपको स्मरण हो आए। देखिए, सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर उसके 1784 के बाद में आता है 1813 का एक चार्टर एक्ट आता है, फिर उसके बाद में आता है 1833 का, 1833 के बाद में 1853 का चार्टर एक्ट आता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, सिपाही विद्रोह होता है, और सिपाही विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद वाले जो आते हैं उनको अधिनियम कहा जाता है, 1853 तक वालों को चार्टर एक्ट कहा गया है। फिर 1858 में, 1861 में आता है, फिर 1892 में दूसरा अधिनियम आता है, 1909 में अधिनियम आता है, उसके बाद में अधिनियम आता है 1919 में, और 1919 के बाद में 1935 का शासन अधिनियम आता है, जिसका भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अधिकतर जो भी नियम है, रूल्स है, वो 1935 के संविधान जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उससे लिए गए हैं। उसके बाद में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के तहत घोषणा की जाती है कि भारतीयों की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। और फिर उसका थोड़ा मुस्लिम लीग है वो विरोध करती है, वो अपने लिए अलग राष्ट्र की डिमांड करती है। फिर 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना है वो आती है, और दोनों को पृथक अर्थात भारत को 2 राष्ट्रों में विभक्त करने की योजना प्रस्तुत करती है, जिसको मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार भारत पाकिस्तान और भारत के रूप में 2 राष्ट्र बना। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ जो ब्रिटेन के जो महारानी थी या सम्राट थे, उस पर जो भारत का सम्राट का उपाधि थी उसको समाप्त कर दिया जाता है, वाइसराय पद की समाप्ति कर दी जाती है, गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन होता है प्रथम गवर्नर जनरल। और जो 1946 में बनी संविधान सभा थी उसको संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो साथियों, ये था हमारे संविधान का विकास। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इससे आगे संविधान का निर्माण वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए साथियों, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।